दोस्तों, मैं रितेश कुमार उपाध्याय मेरे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, डेथ क्लेम से संबंधित जानकारी देने के लिए आज यह 5वीं वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पहले डेथ क्लेम की जानकारी देने के लिए 4 वीडियो पोस्ट हो चुकी है, जिसमें कि अलग अलग विषयों पर अलग अलग मुद्दों पर डिस्कस किया गया है। तो यदि आप चाहें तो उन वीडियो को देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, और यदि आप चाहें तो देखिए पिन कमेंट सेक्शन में भी उन वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। तो वहां पर आप जाकर आसानी से उन वीडियो को सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम मूल रूप से 3 विषयों पर डिस्कस करेंगे, या यूं कहूं कि 3 तरह की घटनाओं पर 3 तरह के केस पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि यह क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यदि किसी पॉलिसी में पॉलिसी धारक की मृत्यु सुसाइड की वजह से हो जाती है तो ऐसी पॉलिसियों में डेथ क्लेम का भुगतान कैसे होता है। इसके बाद हम जानेंगे कि यदि किसी पॉलिसी में पॉलिसी धारक की और नॉमिनी की मृत्यु दोनों की हो चुकी है तो ऐसी पॉलिसियों में डेथ क्लेम का भुगतान कैसे होगा और किसे होगा। और फिर वीडियो के बिल्कुल आखिरी हिस्से में हम समझेंगे कि यदि कोई एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें कि जो पॉलिसी धारक है वह गुम हो जाता है, उसके विषय में कोई अता पता नहीं चलता, तो ऐसी पॉलिसियों का पेमेंट कैसे होता है। क्या इसको डेथ क्लेम के रूप में देखा जाता है, पेमेंट होता भी है कि नहीं होता है, इस विषय में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो यदि आप इस जानकारी को चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और यदि इसी तरह की वीडियो से भविष्य में भी अपडेट रहना चाहते हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूंगा कि आप हमारे YouTube चैनल रितेश LIC एडवाइजर को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वीडियो को देखते समय पसंद भी आती है और हम सोचते हैं कि चलो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लेकिन वीडियो को देखने के बाद आदमी भूल जाता है और बाद में उसको परेशानी होती है। तो मैं यही कहूंगा कि यदि आपको इस तरह की जानकारी भविष्य में भी चाहिए तो आप चैनल को अभी का अभी सब्सक्राइब कर लें। खैर, आइए अब चलते हैं अब अपने मूल विषय पर। सबसे पहले हम समझते हैं कि यदि किसी पॉलिसी में पॉलिसी धारक ने सुसाइड कर लिया है तो ऐसे केस में उस पॉलिसी का पेमेंट होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर पॉलिसी का पेमेंट होगा या नहीं होगा, इसको जानने के लिए हमको 2 विषयों पर ध्यान देना होगा। पहला चीज, पॉलिसी का डेट ऑफ कमिटमेंट क्या है। अब यदि आप पॉलिसी धारक हैं तो हो सकता है कि आपको डेट ऑफ कमिटमेंट सब डिस्टर्ब कर रहा हो। इसको साधारण शब्द में बोल देता हूँ। सबसे पहले हमको यह पता करना होगा कि यह पॉलिसी किस तारीख से चालू हुई है। अब जिस तारीख से वह पॉलिसी चालू हुई है उस तारीख से और जिस तारीख को वह जो पॉलिसी धारक है उसने सुसाइड किया हुआ है उस तारीख तक का समय क्या है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या देखना होगा कि यदि वह पॉलिसी लैप्स कंडीशन में पड़ी हुई थी, बंद पड़ी हुई थी, तो क्या वह पॉलिसी रिवाइव हुई है। यदि वह पॉलिसी रिवाइव हुई है तो रिवाइवल डेट से, अब यहाँ भी यदि आप पॉलिसी धारक हैं तो हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो रहा हो। रिवाइवल का मतलब यह होता है कि यदि पॉलिसी किसी कारण से बंद पड़ी हुई थी और उसको रिवाइव कराने के लिए अलग अलग तरह के फॉर्म भरने पड़ते हैं, तो यदि वह फॉर्म भरा गया है जिसको कि रिवाइवल फॉर्म कहा जाता है, यदि वह भरा गया है तो आपको फिर ये पता करना होगा कि यह जो रिवाइवल डेट है, यानी पॉलिसी बंद होने के बाद जो फिर से चालू हुई है, तो वह डेट क्या है, और जिस डेट को यह पॉलिसी रिवाइव हुई है उस डेट से और जिस डेट को कस्टमर ने सुसाइड किया है उसके बीच का अंतर क्या है। यदि यह अंतर दोनों ही कंडीशन में, स्टार्ट होने की डेट से या फिर रिवाइव होने की डेट से, दोनों ही केस में यदि यह अंतर 1 साल या उससे कम है, ऐसी कंडीशन में उस डेथ क्लेम का पेमेंट नहीं होगा। और यदि यह 1 साल या उससे ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में उस पॉलिसी के डेथ क्लेम का पेमेंट होगा। रिवाइवल केस के लिए कुछ और भी नियम और कुछ और भी रियायतें होती हैं। यदि वह पॉलिसी एक लंबे टर्म तक चली हुई है और लंबे टर्म तक चलने के बाद सुसाइड जैसा केस अगर आता है तो वहां पर आपको, यदि आप पॉलिसी धारक हैं तो आपको अपने एजेंट से बात करना चाहिए, क्योंकि वह केस स्टडी करके आपको सही जानकारी दे देंगे। और यदि आप एक एजेंट हैं तो आपको अपने विकास अधिकारी या फिर ब्रांच मैनेजर से जरूर डिस्कस कर लेना चाहिए। अब हम चलते हैं दूसरे विषय पर। यदि किसी पॉलिसी में पॉलिसी धारक की मृत्यु होने से पहले या फिर मृत्यु होने के बाद डेथ क्लेम का पेमेंट होने से पहले नॉमिनी की डेथ हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में उस पॉलिसी का पेमेंट कौन लेगा, या फिर वह जो क्लेम का फॉर्म है वह किसके द्वारा भरा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बीमा अभिकर्ता के रूप में सबसे पहले हमको यह निर्णय लेना होता है, क्योंकि देखिए हम ही जाते हैं ग्राहक के पास और उसको सजेस्ट करते हैं कि कौन व्यक्ति फॉर्म भरेगा और उसके हिसाब से ही आगे की कार्यवाही होती है।
तो सबसे पहले हमको यह देखना होगा कि उस फैमिली में इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसका सबसे ज्यादा है। अब मुझे लगता है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है यह बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि आप एक ग्राहक हैं तो आइए हम इसको और संक्षेप में एक साधारण भाषा में मैं बता देता हूँ। उस मृतक बीमा धारक की पत्नी, उसके बच्चे, उसके माता पिता, ये जो है यदि उस पॉलिसी में नॉमिनी की डेथ हो गई है तो इनके द्वारा क्लेम किया जाएगा। और जब यह क्लेम किया जाएगा तो वहां पर जब आप फॉर्म भरेंगे, आने वाली वीडियो में जब हम फॉर्म भरने के तरीके को बताएंगे तो इस बिंदु को भी मैं डिस्कस करूंगा, तो वहां पर हम नॉमिनी नहीं लिखते, वहां पर हम दावेदार लिखते हैं। अब जब आप क्लेम के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं उसके दौरान यदि आप उस पॉलिसी में नॉमिनी नहीं है, आप दावेदार हैं और नॉमिनी की डेथ हो चुकी है, तो ऐसी कंडीशन में आपको यह प्रमाणित करना होगा अलग अलग दस्तावेजों के माध्यम से कि आप उस पॉलिसी के लीगल दावेदार हैं और LIC आपको पेमेंट कर दे। अब अलग अलग पॉलिसियों में जिसके बीमा धन थोड़े कम या ज्यादा होते हैं वहां पर LIC कुछ एक्स्ट्रा दस्तावेज की मांग कर सकती है। तो LIC जिस भी तरह के दस्तावेज की मांग करती है वह जो दावेदार है उसको पूरा करना पड़ता है। अब दोस्तों हम डिस्कस करते हैं तीसरे बिंदु पर, और तीसरा बिंदु यह है कि यदि किसी पॉलिसी में पॉलिसी धारक गुम हो जाता है, उसके विषय में पता नहीं चलता, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति गुम हो गया है और उसके विषय में कोई जानकारी नहीं मिल रही है तो गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार गवर्नमेंट के जितने भी दस्तावेज हैं उसमें उस व्यक्ति को कम से कम 7 सालों तक जीवित माना जाता है। यानी आप ऐसे व्यक्ति के लिए डेथ क्लेम का दावा नहीं कर सकते हैं। कब तक? 7 सालों तक। और 7 साल के बाद डेथ क्लेम का दावा उसी कंडीशन में किया जा सकता है जब वह पॉलिसी रनिंग कंडीशन में हो। अब यहाँ पर कई कंफ्यूजन की स्थिति है और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने कई अधिकारियों से डिस्कस किया, लेकिन मैं खुद भी कंफ्यूज हूँ। तो अब इस पर बिल्कुल सही बात बता पाना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन मैं यह कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई ऐसे सटीक दस्तावेज LIC के मिल जाते हैं तो निश्चित ही इस बिंदु पर भी वीडियो के जरिए मैं आपको जानकारी प्रस्तुत कर दूंगा। अब यहाँ कंफ्यूजन क्या है? एक्चुअली होता क्या है कि पॉलिसी की प्रीमियम जमा करने का अधिकार पॉलिसी धारक को होता है, और यदि पॉलिसी धारक गुम हो गया है और ऐसी कंडीशन में उस पॉलिसी को चालू रखना है और वो पॉलिसी धारक है ही नहीं, तो ऐसी कंडीशन में उस पॉलिसी की प्रीमियम जमा करेगा कौन? तो यह सारी चीजें थोड़ी कंफ्यूजन की विषय है, जिसका कि उत्तर मैं खुद खोज रहा हूँ। यदि आपके पास हो तो मैं चाहूंगा कि वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन जो नियम है, नियम यह कहता है कि यदि कोई व्यक्ति गुम हो गया है तो ऐसे व्यक्ति को मृतक नहीं माना जा सकता है। कब तक? लगभग 7 सालों तक। अब है क्या कि जब कोई व्यक्ति गुम होता है तो ऐसी कंडीशन में जो फैमिली मेंबर हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, वो FIR करते हैं। तो जिस डेट में FIR की जाती है और उस FIR के अंदर जो डेट मेंशन किया जाता है, मतलब मिसिंग का जो डेट मेंशन किया जाता है, उस डेट को ही यह माना जाता है कि यह जो पॉलिसी धारक है उस तारीख से गुम हुआ है और उस तारीख से 7 साल का वेटिंग पीरियड होता है। और दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ अपनी व्यक्तिगत राय आपके साथ रख रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपको इस स्टेप को जरूर फॉलो करना चाहिए, यह आपके लिए उचित होगा। सबसे पहला चीज, यदि आपके किसी पॉलिसी में या किसी भी परिचित में कोई एक ऐसा ग्राहक है जो गुम हो चुका है और उसकी पॉलिसी पहले से चल रही है, तो बीमा अभिकर्ता के रूप में सबसे पहले आपको उसके परिवार को यह राय जरूर दे देनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके वह उस व्यक्ति का FIR रिपोर्ट जरूर कराए और उस FIR में मिसिंग कंप्लेंट जरूर दर्ज कराए कि किस डेट को वह मिस हुआ है। और वह जब FIR की कॉपी मिल जाती है एक एप्लीकेशन के साथ, जो नॉमिनी है वह नॉमिनी एक एप्लीकेशन लिखेगा और उस एप्लीकेशन को FIR की कॉपी के साथ नत्थी करके LIC में जरूर रिसीविंग करा दें। और ध्यान रखें कि उसको रिसीव कराना है। और यहाँ बात मैं सिर्फ LIC की नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जीवन बीमा कंपनी की बात कर रहा हूँ। आप उसको जो है वह जो दस्तावेज हैं उसको आप वहाँ LIC में या जीवन बीमा कंपनी में आप जमा कीजिए और उसकी रिसीविंग लेकर आप सुरक्षित रख लीजिए। अब पुलिस की फाइनल रिपोर्ट क्या आती है उसी के आधार पर अलग अलग परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए LIC के पॉलिसी के लिए भी कार्रवाई की जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो छोटी सी जानकारी है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। हालांकि ऐसे केसेस बहुत कम दिखाई देते हैं, लेकिन जब ऐसे केस आते हैं तो एक अभिकर्ता के रूप में हमारा यह दायित्व तो बनता है कि हम या तो उसको कोई सलूशन दें या कोई एक सही सलाह दें। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी उपयोगी रही होगी। तो यदि आपको यह वीडियो लगी है अच्छी तो इस वीडियो के नीचे बनी है लाइक की बटन, उसको कर दीजिए क्लिक। और यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, क्योंकि आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में मैं दूसरे टॉपिक को कवर करना चाह रहा था, लेकिन 1-2 कमेंट ऐसे थे कि मुझे लगा कि इस चीज़ को, इस टॉपिक को कवर करना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने इसको 5वें पार्ट में रख दिया है।
अगली वीडियो बहुत जल्द आने जा रही है जिसमें कि डेथ क्लेम के ही नेक्स्ट टॉपिक को मैं कवर करूंगा। तो अब इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूं, लेकिन समाप्त करने से पहले एक चीज कहूंगा, यदि आप इस जानकारी को मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।